हेलो फ्रेंड्स, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। ठीक है, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 जिसे हम बीएसटीसी के नाम से भी जानते हैं, तो इस एग्जामिनेशन के लिए सामान्य जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा चुके हैं और इससे संबंधित हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी ईमेल आईडी, ठीक है, और वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें देखिएगा, इस वीडियो में हम इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। अनुक्रमण क्या यहाँ पे है, यानी 4 पॉइंट है, उनको हम लेकर के डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, परीक्षा आवेदन और परीक्षा शुल्क आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, फॉर्म फिल करने पर आपके कितने चार्जेस यहाँ पे आएगा, तो वो उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। दूसरा पॉइंट अपना है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य आपके निर्देश जो रहने हैं वो क्या रहेंगे, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आएगा कि परीक्षा का आयोजन, प्रक्रिया और प्रश्न पत्र की संरचना क्या रहने वाली है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और चौथा पॉइंट अपना रहेगा पाठ्यक्रम, कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का इसमें अध्ययन करना है, तो पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट अपना देखिएगा, इसमें देखिएगा कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा 2023 एवं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से ये आपके जारी हुआ है। तो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए है। प्रवेश परीक्षा 2023 अधिसूचना संख्या 1 है 2023 है और ये 5 जुलाई को ही ये जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसमें कहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से आप भरना शुरू कर सकते हैं। तो इसकी उपलब्धता है आपकी 10 जुलाई से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पे, 30 जुलाई। ठीक है, यानी 10 से लेकर के 30 जुलाई के मध्य आप अपना आवेदन भर सकते हैं। फिर परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी 30 जुलाई ही है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि 10 से लेकर के आप 30 जुलाई के मध्य अपना फॉर्म फिल कर दें। 30 जुलाई का इंतज़ार नहीं करें और आप जल्दी से जल्दी, जितना आपसे जल्दी हो सके, ज़्यादा लेट ना करें जल्दी फॉर्म फिल कर लें ताकि सर्वर डाउन हो तो भी कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो 30 से पहले ही आप अपना फॉर्म फिल कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना है पात्रता। तो पात्रता क्या है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार अपने आप को आप पात्र या अपात्र आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पात्रता आपके पास यदि है तो आप इसके लिए योग्य हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। तो कैसे कैसे होंगे देखिएगा। जो आपका पाठ्यक्रम यह है डीएलएड, और डीएलएड के लिए आपके जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी जिसे बोलते हैं, तो जनरल वालों के लिए 12th में आपके 50% के साथ आपको पास होना है। ठीक है, यानी 12th में आपके 50% बने हुए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, योग्य हैं। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% यहाँ पे रखा गया है। ओबीसी, एमबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 45 है, दिव्यांग के लिए भी 45 है, और सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और जो महिलाएं हैं इनके लिए भी 45% यहाँ पे रखे गए हैं। 12th में यदि आपने 45% प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। अब देखिएगा नीचे क्या लिखा है कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए 50% ही ज़रूरी है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि यदि देखो यहाँ पे 49.99 भी यदि आप लेके आते हैं तो भी आप मान्य नहीं है, और जिनके लिए 45% है उनके लिए 44.99 जो है ये आप अंक लाते हैं तो भी आप योग्य नहीं है, आवेदन हेतु आप अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 50% कंडीशन है, स्वीकार्य नहीं होगा, अनिवार्य रूप से 50% या इससे अधिक होने चाहिए।
और 45 वालों में 45% ही होने चाहिए या इससे ऊपर होने चाहिए। ठीक है, इससे कम आपका अगर 0.1 भी है तो वो आपका स्वीकार्य नहीं होगा। जो आवेदक वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, वे या हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, जिन्होंने 12th में जो है 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी आपके पास काउंसलिंग के समय आपके जो 12th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए और जो पात्रता की जो सभी शर्तें हैं वो आपको अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी है। अब देखिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट है आयु। तो आवेदक की आयु क्या होनी चाहिए? 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, 1 जुलाई का यहाँ पे जो पैमाना है वो रखा है, 1 जुलाई को है ना, 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखिएगा आगे जो छूट है वो किन के लिए है कि विधवा, ठीक है, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इनके लिए कोई बंधन यहाँ पे नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, EWS और महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रावधान है उसके अनुसार आयु सीमा में क्या होगी, आपके छूट रहेगी। सी अपना पॉइंट है आरक्षण। तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार ही होंगे। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो जैसा कि आप ई-मित्र पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यह है कि हमारी जो वेबसाइट है कि ऑनलाइन आवेदन, हमारी अधिकृत वेबसाइट इनकी जो है पंजीयक, ठीक है, पंजीयक PreDLED.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो ये है कि अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए भी किया जा सकेगा और सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपना जो आवेदन है उसकी जो हार्ड कॉपी रहेगी उसको प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है, और ये प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित भी रखनी है आपको। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप, ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और अपने ई-मित्र पे जाकर के भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित नहीं करें। ठीक है, पूर्ण रूप से यहाँ पे कहा है कि ऑनलाइन ही फॉर्म आपके फिल होंगे, स्वीकार किए जाएंगे। आपके ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी है वो आप नहीं भेजें क्योंकि ये स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र, ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। सीधे सीधे यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। ठीक है, क्यों कहने का मीन है आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास संभाल कर रखें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो परीक्षा का फॉर्म आप भरते हैं उसको आपको संभाल कर रखना है। क्यों? क्योंकि आगे काउंसलिंग आप करोगे तो उस समय आपके काम आएगा, जिसे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि त्रुटिपूर्ण आवेदन भरा जाता है तो इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूरे होशो हवास में भरें, ई-मित्र वाले पे भरोसा नहीं करें, खुद चेक करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो गलती होने की चांसेस जो है वो नहीं रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार यहाँ पे बताए गए हैं। देखिएगा, सीधे सीधे यहाँ पे ये लिखा है कि प्रार्थी जो है वो स्वयं ही इसके लिए जिम्मेदार होगा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अपना फॉर्म फिल करें। अब आवेदन शुल्क जो है वो क्या रहने वाला है इससे संबंधित देखते हैं। DLED सामान्य अथवा DLED जो संस्कृत वाला है, किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 450 रुपये आपके लगेंगे और दोनों के लिए आप कर रहे हैं तो 500 रुपये फीस यहाँ पे रहने वाली है। नोट दिया है कि इस प्रवेश पूर्व परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में
प्रत्यार्पणीय यानी रिफंडेबल यानी लौटाया नहीं जाएगा आपको। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो आवेदक पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वे ही आवेदन करें। कहने का मतलब है कि जो 450 या फिर 500 रुपये आप जो भर रहे हैं ये वापस किसी भी सूरत में नहीं लौटाए जाएंगे। तो पात्रता की जांच करके फिर ही आप आवेदन करें। आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। ठीक है, अपनी पात्रता की पूर्ण रूप से जांच करें और इसको पूरा आप दिशा निर्देश को पढ़कर ही आवेदन करें। ठीक है, और ये वीडियो भी हम बना रहे हैं इसलिए ताकि आप सभी को ये दिशा निर्देश है वो समझ में आए। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं यथासंभव एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो मोबाइल नंबर आप जिसमें देते हो उस फ़ोन को आप एक्टिव रखें। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे बात लिखी है कि एसएमएस के माध्यम से ही आपको सूचना मिलेगी। ठीक है, जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी वो एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी। अतः आवेदक अपना स्वयं का सही व चालू मोबाइल नंबर भरें। मोबाइल नंबर का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो चालू और सही है वही आपको भरना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और हेल्पलाइन नंबर आपको चाहिए तो ये आपका 0151, ठीक है, 2226 570 ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहेगा। और ये कार्यालय समय में आप 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप इन पे बात कर सकते हैं यदि कोई समस्या हो तो। ईमेल आईडी और वेबसाइट जैसा कि हमने पहले भी देखा था और यहाँ पे भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपके आवेदन से संबंधित सामान्य निर्देश हैं उनसे संबंधित। तो इसके लिए पहला पॉइंट अपना रहेगा कि आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, ठीक है, जो कि अधिकतम 100 KB का होना चाहिए, और अंगूठा निशानी, ठीक है, और हस्ताक्षर ये सारे 100 KB के होने चाहिए, को अलग अलग जेपीजी, ठीक है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है। ये सारी चीज़ें ई-मित्र वाला कर देता है। आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण पत्र, प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी जैसे कोई विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग जो भी है वो आप अपना प्रमाण पत्र है वो साथ लेके आएँ, और प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ में रखें। ठीक है, और वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या फिर स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भर सकते हैं। फ़ोटो, अंगूठा निशानी और हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के पश्चात आवेदक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित जो प्रति को जो फोटोकॉपी है वो अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखें। ये बात जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है, पहले भी हमने जानी है, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। ठीक है, इसके लिए जैसे मान लो जब कॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगा तो उस समय वहाँ पे इसको जमा करवाना होगा, इसलिए आप अभी जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। नेक्स्ट अपना पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपने देख रेख में सावधानीपूर्वक भरवाएं। यानी अपना फॉर्म फिल करते समय अपना नाम, पिताजी का नाम, जो भी डिटेल्स है आपकी 12th की, है ना, 10th की, जो भी आप डिटेल्स भरते हैं आप खुद स्क्रीन पर देखते हुए भरें, क्योंकि ये आपकी सावधानी जो भी है आपकी जिम्मेदारी पे ही रहेगा। त्रुटि होने पर आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी, तो ध्यानपूर्वक आप भरें। आवेदन पत्र किसी अन्य जरिए जैसे साइबर कैफ़े, ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाण पत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के पश्चात ही सेव करें। कहने का मतलब है बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म फिल करें। परीक्षा केंद्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र आवंटन के समय संबंध में समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जो आपके लिए परीक्षा जो केंद्र है वो आप ध्यानपूर्वक
अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र जो होते हैं ज़िले, वो आप भर सकते हैं। और क्या है कि फॉर्म फिल होने के बाद आपकी प्रार्थना पत्र जो है वो आपका स्वीकार नहीं होगा कि आप जो परीक्षा केंद्र चेंज करवा सकें, तो ऐसी प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र हमारी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा, ये आपको साइट पे ही उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात भी यदि आवेदन पत्र का प्रिंटर नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद भी आपका जो प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ठीक है, सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2023 अल्प भाषाई संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हो तो ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें। ठीक है, और समस्त प्रकार के, देखो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है इसको बोल्ड भी किया गया है कि समस्त प्रकार के संभावित विवादों का जो न्यायिक क्षेत्र है वो बीकानेर जिला न्यायालय रहेगा। और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DELED में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडानुसार होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रवेश के लिए जो आरक्षण प्रावधान है राजस्थान सरकार के नियमानुसार होंगे, ये पहले भी बात हम कर चुके हैं। और यदि आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो इस परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही प्रवेश हेतु पात्र होगा। अभ्यर्थी को समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी RBSC के अलावा आपने किया है तो आपको वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में से पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जो आवेदक वर्ष 2023 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी 2023 में ही 12th का एग्ज़ाम दिया है तो उनको जब तक उनकी काउंसलिंग होती है तब तक जो 12th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए और काउंसलिंग के समय आपके पास वो मार्कशीट प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। आवेदक की आयु 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसा कि विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के लिए कोई छूट है, यानी कोई बंधन नहीं है, और इनके लिए जो आरक्षण है वो राज्य सरकार में के अनुसार जो आरक्षण दिया हुआ उसके अनुसार यहाँ पे छूट दी जाएगी। जैसे OBC है, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, EWS वगैरह को इनको ये छूट दी जाएगी। ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष है ना, अक्षमता हो जो उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना या दोनों हाथों का नहीं होना जिससे शामपट कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, नहीं है, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करें। उपयुक्त के अलावा अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इनके अलावा जैसे नेत्रांध और अन्य दिव्यांग जो है वो प्रवेश के लिए पात्र होंगे, इनको छोड़ करके वो इनके अलावा जो है वो इसके लिए पात्र होंगे। राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों को के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदक दिव्यांग के हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा, यानी जो दिव्यांगता है वो 40% होनी चाहिए। आवेदक को राज्य के मूल निवासी, ठीक है, बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी आपका मूल निवास यहाँ पे लगेगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो
उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ठीक है, जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, टाटा शहरिया, ठीक है, टाटा शहरिया के प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र जो है ये सारी आर्थिक रूप से पिछड़ा, इनके प्रमाण पत्र अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक है, 1 वर्ष तक का आपका चलेगा तथा ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक ही किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा। विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, ये प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ही होने ही चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण दे नहीं होगा। अन्य राज्य के जो है वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। सत्र 2011-12 से अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधानित अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण, ठीक है, संपूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान में NCT द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। और यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकती है। ठीक है, उनके खाली रहने पर अन्य से भरी जा सकती है। तो ये एक आरक्षण कोटा है आपका। सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार ही देय होगा और प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो है वो केवल 5% सीटों पर ही यहाँ पे आएंगे और राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में ही पात्र होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट अपना, राजस्थान जो है राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में आरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देश मान्य होंगे, जिनकी जानकारी समय समय पर अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में वरीयता अनुसार निर्धारित 51 सीटों पर, ठीक है, अल्पसंख्यक कोटे में नोडल एजेंसी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को और शेष 49, ठीक है, 49% सीटों पर भी सामान्य कोटे की प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश एजेंसी द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान से को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, शिक्षा संस्थान को प्रावधान यहाँ पे नहीं है प्रवेश देने का, क्योंकि जो इस एग्ज़ाम में जो पास होंगे उन्हीं को एग्ज़ाम आपके प्रवेश दिया जाएगा। प्री DLED में वरीयता प्राप्त सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे और अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करें जिससे कि उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। महाविद्यालय आवंटन न होने की दशा में वे स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। उनका काउंसलिंग शुल्क उचित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार लौटा दिया जाएगा। यानी आपको जब कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका फीस रिफंड हो जाता है। तो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाएं
और ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना जो खाता माई बैंक का नाम है और उसके जो IFSC कोड है वो सही और स्पष्ट स्पष्ट रूप से भरें और ताकि और खाते को सक्रिय रखें, जिससे कि काउंसलिंग जो शुल्क है लौटाने में सुविधा हो। और आपके इसमें वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट्स जो है के 2% से अधिक सीट्स रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। ठीक है, वैसे देखिएगा 2 चरणों में तो आपके काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, और कुल सीट के यदि आप 2% सीट यदि खाली रह जाती है तो तृतीय चरण यानी थर्ड लिस्ट भी यहाँ पे निकाली जा सकती है। प्रत्येक चरण में अपवर्ड मूवमेंट द्वारा वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों के संस्थान का स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट भी किया जाएगा प्रत्येक लिस्ट के बाद। भूतपूर्व सैनिकों रक्षा आश्रितों हेतु सक्षम स्तर से आपके जारी प्रमाण पत्र होने चाहिए और ये प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। BSF और CRPF सीमावर्ती बलों, ठीक है, और अन्य पैरामिलिट्रीज फोर्स के सैनिक जो है उनको ये लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके लाभ से संबंधित जानकारी। इसके अलावा नोट देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि नोट उपयुक्त वर्णित निर्देशों में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों अर्हतों योग्यताओं और नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया माननीय न्यायालय के आदिनांक निर्णयों से पूर्ण आंशिक विभेद होने पर इन्हें अंतिम नहीं माने जाएगा। विभिन्न तिथियों में माननीय निर्वाचन आयोग अथवा सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार इनमें परिवर्तन संभव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन, संशोधन या संवर्धन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी और ऐसी समस्त सूचनाएं हमारी उल्लेखित वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये आपका नोट था। नेक्स्ट हम अब देखिएगा परीक्षा का आयोजन प्रक्रिया। परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, जो कि मैं मानता हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण ये आपका पोर्शन रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लो फर्स्ट अपना पॉइंट रहेगा कि आपके परीक्षा की जो तिथि है वो अभी डिसाइड नहीं है, तो परीक्षा किस तिथि को होने वाली है ये राज्य सरकार के दिशा निर्देश जो है इसके बाद ही निर्धारित की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही आपके निर्धारित कर दी जाएगी। 2 नंबर पॉइंट अपना है कि परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति। ठीक है, प्रवेश पत्र है, ये पहले भी बात इन्होंने कह दी है कि हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है उस पर ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और ये कब किए जाएंगे, परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व। परीक्षा तिथि जो रहेगी उससे 7 दिन पूर्व आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। थर्ड पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे आधा घंटा पूर्व आपको पहुँचना है और पहुँचकर स्थान ग्रहण करना होगा। ठीक है, फोर्थ अपना पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर, ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर अवलोकन करने के पश्चात ये सुनिश्चित कर लें कि उनके सभी पृष्ठ जो है पूर्ण है। यदि कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है और प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में ही है, क्षतिग्रस्त या त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन बुकलेट तथा OMR शीट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलवा लें। इसके पश्चात कोई बदलाव नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। यानी ये उस समय की बात है जब आप परीक्षा हॉल में बैठ जाएंगे तो आपको जैसे ही जो आपका बुकलेट मिलता है तो उसमें क्वेश्चन बुकलेट और OMR शीट को ध्यानपूर्वक देख लें। जैसे आपको वीक्षक वो देते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखें कहीं से भी कोई त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त तो नहीं है। यदि हो तो 10 मिनट तक आप उसको चेंज करवा सकते हैं। 5 नंबर अपना पॉइंट है कि किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
यानी जो समय है उससे पहले ही आप कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्लास से बाहर चला जाऊं, तो आपको उस क्लास से यानी परीक्षा हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात, जैसे आप परीक्षा समाप्त हुई तो क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट आपको घर पे नहीं लेके जानी है। वीक्षक जो वहाँ पे लगे हुए टीचर होंगे उनको सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ना है, ठीक है। यानी आपको क्वेश्चन बुकलेट यानी आपका जो पेपर और ओएमआर सीट है दोनों वहीं छोड़ के आने हैं, उस टीचर को दे के आने हैं जो आपके हॉल में लगे हुए हैं वीक्षक को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र की संरचना। देखिएगा, जैसा कि आप पूर्व में ही जानते हैं कि प्रश्न पत्र की संरचना कैसे रहने वाली है, तो 4 खंडों में ये विभाजित रहेगा और कुल प्रश्नों की आपकी संख्या 200 होंगी और सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइसेस टाइप क्वेश्चंस होंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन यानी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आंसर आप गलत देते हो उसके लिए एक्स्ट्रा नंबर आपके नहीं कटेगा, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्रश्न पत्र की संरचना देखिएगा इस प्रकार से होगी, इसमें 4 खंडों में विभाजित है। तो पहला खंड अ है, इसमें आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबरों के आपके रहेंगे। फिर आपका खंड ब आ जाता है, खंड ब आ जाता है और इसमें आपके राजस्थान से संबंधित राजस्थान की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। राजस्थान की सामान्य जानकारी जो कि 50 प्रश्न यहाँ पे होंगे और 150 या 150 अंकों के होंगे। आपका थर्ड जो पॉइंट है आपका खंड है, ये रहेगा शिक्षण अभिक्षमता का। इसके भी 50 प्रश्न होंगे, ये भी 150 अंकों के होंगे। अब जो आपका द ऑप्शन है, द खंड है, इसमें आपको 2 भाषाएं चुननी है, जिनमें देखिएगा एक भाषा तो आपकी अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। एक भाषा आपकी क्या रहेगी, अंग्रेजी, जिसके आपके 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे और ये 20 सवाल 60 अंकों के होंगे। दूसरी भाषा ऑप्शन है आपके पास, या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। दोनों के अंक समान और प्रश्नों की संख्या भी समान है। यदि आप संस्कृत लेते हैं तो भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर यदि आप हिंदी लेते हैं तो भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके भी अंक 90 है और इसके भी अंक 90 है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कि इस प्रकार से 4 खंडों में आपके सवाल आएंगे। अब प्रश्न पत्र संबंधी सूचना देखिएगा कि क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 बहुवैकल्पिक, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंडों में जैसा कि अभी हमने देखा है और खंड द है, ठीक है, ये 3 उपखंडों में, फर्स्ट अंग्रेजी, सेकंड संस्कृत और थर्ड हिंदी में विभाजित होगा। खंड अ, ब, स और द का उपखंड 1 अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना है। अंग्रेजी वाला आपके लिए सभी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि जो खंड द है का जो संस्कृत भाग वाला है वो आप यदि संस्कृत से हैं तो संस्कृत लें, और संस्कृत के अलावा जो आप हैं तो आपको हिंदी भाषा का चुनाव करना है। ये बात यहाँ पे लिख रखी है। 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे है कि जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खंड द का जो है संस्कृत भाग हल करना होगा, ठीक है, हल करना होगा। और ये है कि 10 नंबर पॉइंट अपना क्या रहेगा कि परीक्षा के समस्त प्रश्न मल्टीपल चॉइसेस, ये बात हो गई। और ओएमआर सीट से संबंधित प्रश्न संख्या सामने जो है, ओएमआर सीट के बारे में आपको बता रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी और सी, डी 4 ऑप्शन रहेंगे। तो जो जिस प्रश्न का आंसर होगा उस पर आपको गोला करना है, और गोला भी आपको पूर्ण रूप से भरना, पूरा गोला करना है। जैसे मान लो ये कोई गोला है तो इसको आपको पूर्ण रूप से फिल करना है, इससे बाहर भी नहीं निकालना और अंदर भी नहीं रखना, एकदम से बिल्कुल भरना है इस गोले को, ठीक है, बिल्कुल सही से करेक्ट आपको भरना रहेगा। तो इसके अलावा अपन ओएमआर सीट के लिए एक अलग से वीडियो भी अब जारी करेंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गोला रहेगा, तो इससे संबंधित यहाँ पे बातें हैं। और यहाँ पे देखिएगा
आपको ये ओएमआर शीट में उत्तर देने के लिए काला या नीला बॉल पॉइंट पेन जो होता है वो आपको साथ लेके जाना है। इसके अलावा रफ कार्य यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, रफ कार्य नहीं करना है। एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक ही गोले को आपका काला करना है। ऐसा नहीं है कि आपका यदि जैसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन है, आपने ये ए भी भर दिया और बी भी भर दिया तो ये प्रश्न आपका पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन पे आप गोला काला करें, ठीक है। तो ये ओएमआर शीट से संबंधित बातें हैं यहाँ पे कि परीक्षा समाप्ति के बाद आप आपको उसको देकर ही आएंगे। और क्वेश्चन बुकलेट में किसी प्रकार की कोई शिकायत होने पर परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पर्यवेक्षक को अपनी शिकायत लिखित में देवें, ठीक है। तो यह है आपका ओएमआर शीट से संबंधित। और अति महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में यहाँ पे दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई नकल जो है यहाँ पे आपको नहीं करनी है। और नकल के रूप में यदि आपको पकड़े जाते हो या अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने के साथ आप पकड़े जाते हो, अनुचित साधनों का यदि आप यूज करते हो तो इसके लिए अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम है उसके तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके साथ की जा सकती है, जिसके तहत आपको 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों ही दंड जो है उससे आपको दिए जा सकते हैं। दोनों से ही आपको दंडित करने का प्रावधान यहाँ पे रहेगा। यह अति महत्वपूर्ण चेतावनी है, नकल ना करें और ना ही करने दें, ठीक है। नेक्स्ट है नोट, छोटा सा है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का परीक्षार्थी के साथ लाया जाना सख्त वर्जित रहेगा। यह आपको लेके नहीं आना है। नेक्स्ट बात देखिएगा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। जो खंड ए है, आप सभी जानते हैं 4 खंडों में ये पेपर रहेगा। खंड ए जो है या ए अपन कह सकते हैं, इसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें देखो क्या क्या पूछे जाएंगे। इसमें होंगे आपकी तार्किक योग्यता, सबसे पहला तार्किक योग्यता। दूसरी एनालॉजी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता। फिर विभेदीकरण आपका रहेगा, फिर संबंधता, और फिर विश्लेषण, और फिर तार्किक चिंतन। ये आपके मानसिक योग्यता के पॉइंट रहने वाला है। इन पॉइंटों का आपको अध्ययन करना है। फिर आपका पॉइंट जो है दूसरा भाग बी या ब, इसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। इसमें देखो ऐतिहासिक पक्ष यानी इतिहास, ठीक है, राजनीतिक पक्ष, राजनीति, कला संस्कृति और साहित्य, ये भी पूछा जाएगा। आर्थिक पक्ष पूछा जाएगा, भौगोलिक पक्ष, ठीक है, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। खंड आपका 6 है। इस खंड में शिक्षण अभिक्षमता की 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। शिक्षण अधिगम, क्या शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम के बाद नेतृत्व के गुण, फिर सृजनात्मकता, फिर आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका संप्रेषण कौशल, फिर व्यावसायिक जो अभिवृत्ति है उसके बारे में सवाल पूछेंगे, और सामाजिक संवेदनशीलता के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। आपका खंड द है, भाषा योग्यता, 50 प्रश्न है। देखिएगा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी सबके लिए है, जिसमें आपको देखिएगा ये कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, और आपके स्पॉटिंग एरर, इनसे संबंधित सवाल आपको, नरेशंस, प्रीपोजिशंस वगैरह, ये सारे सवाल आपको देखने, आर्टिकल्स, है ना, ये सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वन वर्ड्स, है ना, स्पेलिंग एरर वगैरह, टेंसेज वोकैब, सिनोनिम्स, है ना, और आपके एंटोनिम्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे। इनसे सवाल पुटअप किए जाएंगे। 20 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। और सेकंड जो, यदि आप संस्कृत भाषा लेते हैं तो केवल प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम से प्रवेश ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा, जिसमें आपको संस्कृत में स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान,
है ना, और शब्द रूप अकारांत वाले पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग के, नपुंसकलिंग, ये सवाल पूछे जाएंगे। और धातु रूप लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार ये पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये संधि आपको पढ़नी है। समास में तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास, लिंग, वचन, विभक्तियां और कारक का ज्ञान भी पूछा जाएगा। और यदि आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी भाषा के लिए 30 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको शब्द ज्ञान, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और युग्म शब्द, फिर वाक्य विचार और शुद्धिकरण। शुद्धिकरण किस किस का? शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतें, ठीक है। फिर इसके अलावा संधि है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक सार्थक शब्द, इनसे संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने इसका सिलेबस भी डिस्कस किया है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी को धार दें, ताकि आप अच्छे अंक हासिल करें, जिससे आपको आपका जो मनपसंद कॉलेज है BSTC करने के लिए वो आपको मिले। थैंक यू।